हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियोस सोर्सेज आर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आज है 23 अगस्त और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 टू 23 अगस्त का करंट अफेयर। इससे पहले हम 20 अगस्त तक डिस्कशन कर चुके हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम वेदर इट इज ए UPSC, PCS, EPF, SSC, NDA, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए देख लेते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भी ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स है तो एग्जम्प्ट कर दिया है जो वहाँ के सोल्जर्स है, जो रिटायर्ड और सर्विंग सोल्जर है, मतलब जो अभी वहाँ पर अभी सर्विंग है, ठीक है, अभी सोल्जर्स हैं और साथ साथ में जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए एग्जम्प्ट कर दिया है ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स। क्लियर। तो एक तरीके से उनको ऑनर दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो भी सोल्जर्स है कंट्री के अंदर किस तरीके से अपनी लाइफ रिस्क में रखते हैं, तो इस तरीके से इसको एग्जाम्प्ट किया गया है। इससे पहले जो भी डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, जो भी जिनको भी अवार्ड मिला है तो उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया था। अभी फिलहाल में जितने भी सोल्जर्स है सबको ये इस टैक्स से एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। क्लियर, मतलब छूट दे दी गई है। अब देख लेते हैं इसमें क्या होगा। जो देख लेते हैं कि जो टैक्स लिया जाता है तो कौन से आर्टिकल के तहत लिया जाता है। क्लियर, तो देख सकते हैं आर्टिकल 243H। क्लियर, तो जो ग्राम पंचायत एक्ट है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायती राज है, तो इसमें 243 से इसके आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। देख सकते हैं 243A, B, C, D, ठीक है, इस तरीके से क्या है 243H जो है, तो ये इस तरीके से ग्राउंड प्रोवाइड कराता है, ठीक है, क्या किसके लिए, एक तरीके से जो भी लेवी द प्रॉपर्टी टैक्स। क्लियर, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा इस आर्टिकल को, किस आर्टिकल के तहत ये टैक्स लगाया जाता है, आर्टिकल 243H। एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भी पंचायती राज में सीट रिजर्व होती है वुमेन SC ST की, तो वो कौन सा आर्टिकल के तहत होती है, तो ध्यान रखिएगा 243D। क्लियर, जो डी वाला है इसका पोर्शन, तो ये प्रोवाइड कराता है रिजर्वेशन। क्लियर, और 243H के तहत क्या होता है, एक तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। क्लियर, विलेज लेवल पर। अब देख लेते हैं जो विलेज पंचायत है इसको बहुत ज्यादातर टैक्सेशन पावर दिया जाता है। क्लियर, और जो अदर देखिए 3 तरह का टायर होता है पंचायती राज में। क्लियर, 3 तरह का होता है, एक तो विलेज लेवल पर होता है, एक आपका होता है ब्लॉक लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। क्लियर, तो जो टैक्सेशन पावर है ज्यादातर ये किसको दी जाती है, विलेज पंचायत को दी जाती है। उसके बाद में जो 2 टायर हो गए, ब्लॉक और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया, तो इसमें जो रिसोर्स जनरेशन होता है तो एक तरीके से टूल्स वगैरह के लगते हैं, फीस वगैरह, नो टैक्स रेवेन्यू, तो इस तरीके से यहाँ से रिसोर्स जनरेट किया जाता है इन 2 अदर, ठीक है, अदर टायर में। चलिए देख लेते हैं इसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है पंचायती राज का। पंचायती राज का जो मकसद है एक तरीके से विलेज लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराना है। क्लियर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका ये पर्पज है। बाकी देख सकते हैं जो रिकमेंडेशन दिया था इसका, ध्यान रखिएगा काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, LM सिंघवी कमेटी 1986 में ये रिकमेंड किया गया था कि पंचायती राज को बनाया जाए। क्लियर, इसके बाद में जो फाइनली फॉर्मलाइज बनी थी 1992 में, ध्यान रखिएगा। तो 1992 में अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 2 अमेंडमेंट किए गए थे। एक आपका था 73rd अमेंडमेंट, एक था आपका 74th अमेंडमेंट। तो ये दोनों अमेंडमेंट किए गए थे लगभग 1992 में। जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था इसको मिला था पंचायती राज के लिए था। क्लियर, और जो 74th अमेंडमेंट था वो म्युनिसिपैलिटीज के लिए था। तो ध्यान रखिएगा जो 73rd अमेंडमेंट है किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा इसको। बाकी देख सकते हैं अभी जो है जो पंचायती राज है, क्या ये सभी स्टेट में लागू होता है, नहीं, ये कुछ स्टेट छोड़कर होता है, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर क्या पंचायती राज नहीं है। तो ध्यान रखिएगा नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो दिल्ली को छोड़कर। क्लियर, तो देख सकते हैं। अगली न्यूज है कि अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव कर दिया है कि FRP का मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। क्लियर, ये प्राइस क्या होता है, एक तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है शुगर केन में। क्लियर, तो इसका एक तरीके से प्राइस बढ़ा दिया गया 10 रुपीज। क्लियर, तो ये कब से लागू होने वाला है, लगभग लागू होने वाला है स्टार्टिंग फ्रॉम द अक्टूबर 2020। तो इस तरीके से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है शुगर केन का FRP फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, तो 10 रुपए बढ़ा दिया गया। क्लियर, तो अभी देखिए, अब देख सकते हैं कि अभी फिलहाल में 275 रुपए था, ठीक है, 275 पर क्विंटल था।
अब क्या कर दिया गया, 10 रुपए बढ़ा के कर दिया गया 285 पर क्विंटल कर दिया गया FRP। क्लियर, जो लागू होने वाला अक्टूबर 2020 से। बाकी जो रिकमेंडेशन किसने दी है, रिकमेंडेशन दिया कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये रिकमेंड करता है किस तरीके से प्राइस को, ठीक है, चेंज करना है। बाकी देख सकते हैं अगर FRP की बात की जाए, आखिर है क्या ये FRP, ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये एक तरीके से मिनिमम लेवल का प्राइस होता है, इससे कम प्राइस नहीं दे सकते। मतलब जैसे जो भी शुगर केन होता है, गन्ना होता है, तो वो मिल्स वगैरह फैक्ट्री में लाया जाता है फार्मर के द्वारा। क्लियर, जो फार्मर्स को जो प्राइस मिलता है गन्ने का, तो एक तरीके से इसके एक तरीके से बाउंडेशन देता है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, उसको बोला जाता है। ठीक है, जो भी मिल्स हो गई, जो भी फैक्ट्री हो गई, जो भी इसको पैसे देता है फार्मर्स को, क्लियर, गन्ने का या शुगर कैन का, तो एक तरीके से मिनिमम प्राइस कर दिया गया कि इससे कम प्राइस नहीं देंगे। क्लियर, उसको बोला जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। बाकी किससे कौन से ऑर्डर से आया था, शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966, इस ऑर्डर के तहत ये बनाया गया था FRP। बाकी एक प्राइस होता है, एक और होता है स्टेट एडवाइजरी प्राइस। क्लियर, ये प्राइस क्या होता है, एक तरीके से ये स्टेट लेवल का होता है। ठीक है, जो भी स्टेट है तो अपने स्टेट का खुद का डिसीजन होता है ये। तो ये क्या होता है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर है, पंजाब और हरियाणा, तो इनका खुद का अपना क्या है, स्टेट एडवाइजरी प्राइस है। तो ये क्या प्राइस होता है, ये एक तरीके से FRP जो होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, तो इससे कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, इससे हायर प्राइस होता है। तो ये अपने स्टेट का खुद का होता है। क्लियर, जैसे जो भी स्टेट करना चाह रहा है, उत्तर प्रदेश, अभी फिलहाल में पंजाब और हरियाणा का इनका खुद का स्टेट एडवाइजरी प्राइस है। तो ध्यान रखिएगा FRP। बाकी देख सकते हैं कमीशन इसके लिए क्या है, प्राइस हैंडल करने के लिए कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के लिए ये कमीशन बनाया गया था। एक तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये कभी स्टेब्लिश किया गया था, लगभग एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के नाम से 1965 में ये बनाया गया था। इसके बाद में इसको रिकमेंड किया गया था। ये इसका मकसद क्या है, रिकमेंड क्या करना है, MSP रिकमेंड करना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये रहता है कि इससे लेवल का प्राइस, इससे कम लेवल का प्राइस नहीं दिया जाए फार्मर को। क्लियर, इससे ऊपर का ही दिया जाए। जैसे कहते हैं ना मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस इससे डिटरमाइन किया जाता है MSP। क्लियर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एक तरीके से जो MSP प्रोवाइड कराता है, कौन कराता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। अभी देखिए सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। देखिए किसने स्टार्ट किया, इंडिया के साथ में, इंडिया ने अलाई किया है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। तो बनाया जा रहा है ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बना रहे हैं सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव। क्लियर, तो इसका मकसद क्या करना है, मकसद है कि काउंटर करना है डिपेंडेंसी ऑफ ऑन चाइना। देखिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जितने भी है, चाइना में काफी ज्यादा कच्चा माल बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। क्लियर, तो जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफी बड़ी कच्चे माल की इंडस्ट्री है चाइना के अंदर, तो यहाँ से काफी ज्यादा इंडिया में भी इंपोर्ट होता है। तो इस तरीके से किस तरीके से इन चाइना से डिपेंडेंसी को कम किया जाए। क्लियर, तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है तीनों से मिलकर, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, तो एक तरीके से ट्राइलेटरल अलाई है ये। बाकी देख सकते हैं इसको जो प्रपोज किया था टोक्यो ने सबसे पहले प्रपोज किया था, और इसको आगे जो इससे जुड़ने वाली है, लगभग ज्वाइन करने वाला है इसको आसियान भी ज्वाइन करने वाला। आसियान की जितनी भी कंट्री है, लगभग 10 कंट्रीज भी पढ़ेंगे, तो ये भी इसमें इनके साथ में अलाई होने वाला। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको बोला था आसियान। तो अभी इसके बारे में जानेंगे क्या है, तो ये भी आगे फ्यूचर में जुड़ने वाली है। बाकी देख सकते हैं इसका मकसद क्या है, ये अट्रैक्ट करेगा, एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्या, इनिशिएट करेगा FDI। क्लियर, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट FDI को बढ़ाया जाए कंट्री के अंदर, एक तरह से जो इकोनॉमिक पावर हाउस बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा, जब FDI इन्वेस्टमेंट होगा तो काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाया जा रहा है। बाकी देख सकते हैं इंडिया ने अभी क्या किया है, अमेंड किया है, FDI को अमेंड किया है। देखिए काफी ज्यादा टेंशन है LAC पर, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा, ठीक है, एक तरह से टेंशन है। तो इसने अभी अमेंड किया है FDI को, इंडिया ने FDI के नॉर्म्स को अमेंड किया है। तो किस तरीके से जो भी आगे अभी देखने को मिलेगा, किस तरीके से मॉनिटरिंग करेगा चाइना की जो मनी फ्लो होती है इंडिया के अंदर। क्लियर, तो इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी आसियान के बारे में जान लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आसियान की पहला एक्रोनिम देखते हैं, फुल फॉर्म है
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्लियर। ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से 10 कंट्री आती हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया की आती हैं, ध्यान रखिएगा, साउथ एशिया अलग है, साउथ ईस्ट एशिया अलग है, तो उसकी 10 कंट्री ली जाती हैं। तो इसका मकसद क्या है, प्रमोट करना है कि किस तरीके से फैसिलिटेट करना है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी इशू, मिलिट्री, एजुकेशनल, तो सभी तरह का जो भी मेजरमेंट है इसमें यहाँ पे एक तरह से इम्प्रूव करना है, इसका मकसद है। बाकी ये क्रिएट क्या हुई थी, देखिए काफी बार पूछा गया, 8 अगस्त 1967 को ये आसियान बनाया गया था, क्लियर। और उस टाइम कौन कौन सी कंट्री थी, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो ये बना था आसियान डिक्लेरेशन से बना था। बाकी देख सकते हैं उसके बाद में जो 6 कंट्री जुड़ी थी, बोरेनी जुड़ी थी आसियान के साथ में 1995 में, उसके बाद में वियतनाम, ठीक है, 7th मेंबर बन गया था, उसके बाद में लाओस और म्यांमार बन गया था, क्लियर, 1997 में। और जो कंबोडिया था, कंबोडिया सबसे लास्ट में इसको आसियान से जुड़ा था, क्लियर। तो देख सकते हैं बाकी आसियान +3, आसियान के साथ में 3 कंट्री और हैं, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया। ध्यान रखिएगा, आसियान +3 का मतलब क्या है, आसियान तो 10 कंट्रीज हैं, उसके साथ में 3 कंट्री और मिल गई, तो आसियान +3 मतलब 3 कंट्री कौन कौन सी है, ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, क्लियर। कब बनाया गया था आसियान +3, ये बनाया था 1997 में, क्लियर। इसका अगर हेडक्वार्टर देखेंगे तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। बाकी इसका मोटो क्या है, 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। इसका एक चार्टर आया था 15 दिसंबर 2008 में, इसका एक चार्टर आया, ठीक है, लाया गया था। बाकी देख सकते हैं, देखिए अब आसियान तो हमें पता है कि ठीक है आसियान में 10 कंट्रीज है। अब उसको याद करने का एक तरीका, एक ट्रिक है, जो काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है, इससे आप भूलेंगे नहीं, मिमिक्स BPL TB। अगर ये याद रखेंगे तो कंट्री देखिए याद रखेंगे, मिमिक्स मतलब एम का अगर हम देखेंगे, एम फॉर म्यांमार, I फॉर, ठीक है, I का देखेंगे इंडोनेशिया, ठीक है, M4 क्या हो गया आपका मलेशिया, ठीक है, एक तो म्यांमार हो गया, एक मलेशिया हो गया, बाकी C फॉर कोम्बाडिया, क्लियर, और S का मतलब सिंगापुर, और B मीन्स क्या हो गया बुरेनी, और P फिलीपींस, L लाओस, क्लियर, T थाईलैंड, और V वियतनाम। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मिमिक्स BPL TB हमारे आसियान के मेंबर हैं। अभी देखिए न्यूज में एक प्रेसिडेंट है, कहाँ के, माली के, इन्होंने अभी क्या है कि न्यूज में रिजाइन कर दिया है। क्या हुआ कि वहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी, और एक मिसमैनेजमेंट बताया जा रहा था सिक्योरिटी पर्पज से। तो जो वहाँ के सोल्जर्स है, तो उन्होंने गन पॉइंट पर इनको रिजाइन करवाया, ठीक है। तो ये याद रखेगा, काफी न्यूज में आई है। तो माली के प्रेसिडेंट है, क्लियर, इनका नाम क्या है, इनका नाम है इब्राहिम बोबकर कीता, क्लियर। तो ये इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए माली कहाँ पर है, माली की अगर लोकेशन देखा जाए तो ये हमारे इंडिया हो गई। इंडिया के साथ में अगर इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, देखिए माली है आपके अफ्रीकन कंट्री हो गई, क्लियर। तो देखिए यहाँ से इसकी लोकेशन यहाँ पर है माली। तो यहाँ के प्रेसिडेंट ने अभी रिजाइन कर दिया है। अभी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, देखिए लीज पर दे दिया गया है एयरपोर्ट, कौन कौन से, जयपुर के, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। तो 50 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है, ठीक है। तो एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है काफी चीजों का, ठीक है। आपने देखा होगा PSU में भी काफी ज्यादा, ठीक है, किया जा रहा है। तो देख सकते हैं बाकी 3 एयरपोर्ट ध्यान रखेगा, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, ये दे देगा PPP मॉडल पर 50 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है, क्लियर। और इसको लीज पर लेने वाले कौन सी कंपनी है, अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो इन्होंने अभी लीज पे ले लिया। बाकी बताया जा रहा है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है अभी स्टिल ओनरशिप है, इसके बाद में अभी क्या है, इसके पास में ओनरशिप राइट अभी इसी के पास में है, बाकी इसको लीज पर दे दिया गया है, क्लियर। इससे पहले देखिए अदानी इंटरप्राइजेज ने 3 और पहले ले चुका है, तो अब कुल मिलाकर 6 एयरपोर्ट इसके पॉकेट में चले गए, क्लियर। अदानी इंटरप्राइजेज, देखिए प्राइवेटाइजेशन और कह सकते हैं ज्यादातर जो क्या मतलब है कि ज्यादातर क्या होता है, प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, इसका मकसद ये रहता है, एक तरह से जो मेन मोटिव इसका रहता है कि किस तरीके से प्रॉफिट किया जाए, क्लियर, प्रॉफिट बनाया जाए। तो इस तरीके से ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन हो रही है, काफी PSU देखा होगा आपने, क्लियर। तो देख सकते हैं। बाकी अगर हम इसकी बात की जाए कि 6 एयरपोर्ट कौन कौन सी है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। तो ये अदानी के, ठीक है, अदानी इंटरप्राइजेज ने लीज पर ले लिए हैं। बाकी PPP मॉडल क्या है, एक तरीके से कि लगभग जो भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हैं, 2 और मोर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर आपस में मिलकर काम करते हैं, क्लियर। तो इसको बताया जाता है एक तरीके से सेमी प्राइवेटाइजेशन अरेंजमेंट है,
क्लियर। तो एक तरीके से एफिशिएंट सिस्टम लाने के लिए मैनेजमेंट के अंदर क्या ट्रांसपेरेंसी रहनी है, तो इस तरीके से पीपीपी मॉडल लाया जाता है जिससे कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में मिलकर काम कर सकें। बाकी अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की जाए, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्लियर। किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन के अंदर में आती है, जो फाउंड होती है 1995 में, क्लियर। इसका मकसद क्या है कि एक तरह से एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, क्रिएट करना, अपग्रेड करना, मेंटेनिंग करना, मैनेज करना, क्लियर। तो इसका काम रहता है। बाकी देखते हैं अगली न्यूज क्या है कि इंडिया ने टॉप किया है कि इसमें लिस्ट ऑफ द नंबर ऑर्गेनिक फार्मर, मतलब जो भी इंडिया सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिक की खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, क्लियर। जो ऑर्गेनिक फार्मर में टॉप किया है, मगर जो ऑर्गेनिक अगर प्लेस की बात की जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाए तो उसमें 9th प्लेस पर है। देखिए दो क्वेश्चन है, एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाए तो इंडिया 9th पोजिशन पर है, और ऑर्गेनिक फार्मर की बात की जाए तो वो टॉप किया है इंडिया में। तो सबसे ज्यादा फार्मर जो ऑर्गेनिक फार्मर है वो इंडिया के अंदर है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। बाकी आपको पता है सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का सबसे पहला, वर्ल्ड का सबसे पहला और फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नॉर्थ ईस्ट जो का ये सिक्किम एक एरिया है, ठीक है, एक स्टेट है जिसने क्या कहा कि वर्ल्ड का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा इसके तर्ज पर कुछ और टारगेट अचीव कर रहे हैं, जैसे त्रिपुरा हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, इनके सिमिलर गोल हैं। बाकी जो ऑर्गेनिक जो ठीक है, ऑर्गेनिक का जो प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कुछ इसके लिए कुछ स्कीम चलाई गई थी, MOPCD और PKVY। देख लेते हैं MOPCD क्या है। ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसकी अगर एक्रोनिम देखेंगे तो मिशन ऑर्गेनिक व्हीकल चेन डेवलपमेंट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है मिशन ऑर्गेनिक व्हीकल चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ध्यान रखिएगा जो MOPCD है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है। और अगली स्कीम थी परंपरागत कृषि विकास योजना, 2015 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन मोटिव था कि इंकरेज करना फार्मर को कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर किया जाए, ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी केमिकल फ्री फार्मिंग की जाए। देखिए काफी ज्यादा आज के टाइम में फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, क्लियर। तो एक तरीके से उस फर्टिलाइजर को कम करके ऑर्गेनिक, मतलब जो ट्रेडिशनल खेती करते थे पहले लोग, ठीक है, खाद वगैरह जो, ठीक है, गांव ये खाद वगैरह यूज करते थे ट्रेडिशनली, वो ज्यादा यूज करना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देख सकते हैं। बाकी अगर परंपरागत कृषि विकास की योजना की बात की जाए, ये एक सब कंपोनेंट था किसका, एक प्रोग्राम चलाया गया था सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम। किसके अंडर में था? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये मिशन था, इसके अंडर में ये स्कीम थी सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम। तो इसका एक सम कंपोनेंट है ये, ठीक है। ये प्रमोट करता है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाया जाए। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या, मिक्स करके जो भी ट्रेडिशनल और मॉडर्न साइंस को, ठीक है, जो भी इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसके साथ में जो मॉडर्न साइंस है उसको मिक्स करके कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग बनानी है, इंश्योर करना है सॉइल की फर्टिलिटी को, क्लियर, रिसोर्स कंजर्वेशन, और अडेप्ट करना क्लाइमेट चेंज को के वाले इशू को कैसे सोल्व किया जाए। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ठीक है, स्कीम बनाई गई थी। बाकी आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए MOPCD, इसका भी मकसद था कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, क्लियर। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020। देखिए काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था डायरेक्टली एग्जाम में। देखिए फिर जो इंदौर है फिर दोबारा 4th ईयर में इसने अपनी पोजीशन बना ली है। फर्स्ट प्राइज जो मिला है इंदौर को मिला है, क्लियर, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में, और रिलीज की है ये स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020, क्लियर। अब देख लेते हैं। और ये रिपोर्ट जो रिलीज कौन करता है, ध्यान रखिएगा, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिलीज की जाती है रिपोर्ट। बाकी कुछ इसके इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लगभग जो अभी सर्वे किया गया था, लगभग 4000 सिटी में सर्वे किया था 28 दिन का, क्लियर। इसमें देख सकते हैं जो 1 लाख पॉपुलेशन से ऊपर वाली सिटी है तो उसमें सबसे नंबर 1 पाई है इंदौर, क्लियर। अगर हम 1 लाख लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन देखेंगे तो उसमें नंबर 1 पाई है करत। करत क्या, महाराष्ट्र का टाउन है, क्लियर। और बताया जा रहा है कि जो इंडिया का सबसे जो क्लीनेस्ट स्टेट है, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है सबसे जो क्लीनेस्ट स्टेट है उसको बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ सबसे क्लीनेस्ट स्टेट है इंडिया का, क्लियर। और अगर गंगा टाउन में देखा जाए तो सबसे क्लीन क्या है, वाराणसी बताया जा रहा है। और दिल्ली को देखा जाए तो क्लीन कैपिटल सिटी बताया जा रहा है, क्लियर। बाकी देख लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण
एनुअली सर्वे किया जाता है, किस तरीके से क्लीननेस क्या, हाइजीनिक क्या है, सैनिटेशन कितना किया जा रहा है सिटी और टाउन के अंदर, क्लियर। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। जो फर्स्ट सर्वे किया गया था इसका स्वच्छ सर्वेक्षण का 2016 में किया गया था, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। अभी देखिए नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है, अभी रिलीज की गई है 2020 से 2025। तो किसके द्वारा रिलीज की गई है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कम अप आए, ठीक है, इसका सेकंड नंबर का इसने रिलीज किया है, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एजुकेशन से रिलेटेड है, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो किसने लॉन्च किया है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और पीरियड टाइम क्या है इसका? 2020 से 2025 का। इसमें एक बात की गई है 5C की। देखिए इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 5C अप्रोच कहां से लिया गया, ठीक है, कहां पर है? तो 5C अप्रोच लिया गया है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन में। अभी इसके बारे में जानेंगे 5C अप्रोच क्या है। बाकी इसको पब्लिश करता है आरबीआई, पब्लिश करता है, क्लियर। तो इसका मेन मकसद क्या है? देखिए जो भी फाइनेंशियल सर्विस को कैसे डेवलप किया जाए और फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बताए, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे बढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल पे काफी ज्यादा, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस लोग समझ नहीं पाते हैं। तो एक तरीके से लिटरेसी नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इस तरीके से लिटरेसी बढ़ानी है इन द केस ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे लोग जाने, उसको इंप्लीमेंट करना। बाकी देख सकते हैं ये सेकंड नंबर की, ठीक है, अभी लॉन्च की है। बाकी पहले नंबर की थी 2013 से 2018 में, क्लियर। अगर देखिए 5C की बात की जाए 2020-25 की जो पॉलिसी है इसमें 5C क्या है, क्लियर। तो 5C अप्रोच क्या है? देखिए पहला C क्या है? कंटेंट डेवलपमेंट। दूसरे C का मतलब है कैपेसिटी बिल्डिंग। तीसरा C है कम्युनिटीड मॉडल। और जो फोर्थ C है कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। और जो लास्ट C है फिफ्थ नंबर का कोलैबोरेशन ऑफ स्टेक होल्डर। तो ध्यान रखेंगे 5C डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्लियर। अभी देखिए लेबर ब्यूरो ने एक नया लोगो अपना जारी किया, ऑफिशियल लोगो। तो श्री संतोष कुमार जी, ठीक है, गंगवार, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द लेबर एम्प्लॉयमेंट है, क्लियर। तो इन्होंने अभी लोगो जारी किया है। तो देखिए लोगो का क्या है, गोल क्या है? इसने 3 गोल बताए हैं इस लोगो में, एक्यूरेसी, वैलिडिटी, रियलेबिलिटी, क्लियर। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये आपका होगा एक्यूरेसी, वैलिडिटी, ठीक है, रियलेबिलिटी, क्लियर। तो ये 3 तरीके के गोल बताए जा रहे हैं। बाकी इसमें देख रहा है इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से डेटा पेनिट्रेशन हो, ठीक है, डेटा पर्टेनिंग टू द वर्कर्स एंड द वर्क, क्लियर। इसके बाद में देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का लोगो है, इसमें एक ब्लू, एक तरह से ब्लू व्हील है। देखिए ब्लू व्हील कहाँ पर है? ये है, ठीक है, ब्लू व्हील। तो ये एक तरह से काउ व्हील है। तो इसमें क्या है? सिग्निफिकेंस कर रहा है ब्लू कॉलर वर्कर्स, ठीक है। देखिए ब्लू कॉलर वर्कर का मतलब क्या होता है? देखिए आपने सुना होगा व्हाइट कॉलर वर्कर्स, ठीक है, और ब्लू कॉलर वर्कर्स और रेड कॉलर वर्कर्स। ये 3 तरीके होते हैं। रेड में क्या होता है? रेड कॉलर वर्कर्स जो होते हैं जो प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, तो इसको बोला जाता है रेड कॉलर वर्कर। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, ठीक है, करते हैं तो उनको बोला जाता है रेड कॉलर वर्कर। ब्लू कॉलर में जो इंडस्ट्री वर्कर होते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वर्कर, उनको बोला जाता है ब्लू कॉलर वर्कर। बाकी व्हाइट जो होते हैं प्रोफेशनल वर्कर होते हैं, क्लियर। तो देख सकते हैं जो अभी दर्शा रहा है, जो ये देखिए जो व्हील है ये क्या लिया गया है? ब्लू में लिया गया है, ठीक है, ब्लू व्हील लिया गया है। ये किसको दर्शा रहा है? ब्लू कॉलर जो वर्कर्स होते हैं, क्लियर। बाकी इसके अंदर लोगो और देखेंगे, देखिए ये वाला यहाँ पे क्या ट्राई कलर ग्राफ भी लिया गया है। ग्राफ देखिए, ये ग्राफ बन रहा है ये इस तरीके से। ये ट्राई कलर 3 कलर का लिया गया है जो दर्शा रहा है नेशनल फ्लैग को, क्लियर। इसके साथ साथ में व्हीट ईयर्स भी ले गए हैं, मतलब जैसे आप जानते हैं गेहूं की बाल जो बोलते हैं, ठीक है, तो व्हीट ईयर्स। तो व्हीट ईयर्स देखिए यहाँ पे ये गेहूं की बाल इस तरीके से, गेहूं किस तरीके से बना, ठीक है, यहाँ पे ये लिया गया है, ये लोगो देखेंगे आप। तो व्हीट ईयर्स भी लिए गए हैं। तो इस तरीके से ये इसका लोगो है। और अगर देखा जाए तो लेबर ब्यूरो का जो ऑफिस है किस मिनिस्ट्री में आता है? लेबर मिनिस्ट्री में आता है। स्टेब्लिश किया गया था एज ए डायरेक्टरेट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग 1941 में, क्लियर। उसके बाद में 1946 में लेबर ब्यूरो सेटअप कर दिया गया था। अभी देखिए बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, मासिव फायर एक्सीडेंट हुआ है। कहां पर? श्री सलेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और ये कहां पर है? तेलंगाना में। देखिए इस तरीके से न्यूज में रहते हैं तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कहां पर ये बिलोंग करता है। तो ध्यान रखिएगा श्री सलेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां पर है? तेलंगाना में है। तो इस तरीके से जो भी न्यूज में रहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, जो भी कुछ न्यूज में रहता है, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा श्री सलेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
प्लांट कहाँ पर है, तेलंगाना में। तो काफी ज्यादा यहाँ पर आग लग गई थी, ठीक है, मासिव फायर हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। तो इसका जो इसकी 4th यूनिट है पावर स्टेशन में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ था, क्लियर। और जो इसका रीजन बताया जाता है, एक तरह से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, क्लियर। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि श्री सलेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, कहाँ पर है, कैसे थे, कृष्णा रिवर है, ठीक है, कृष्णा रिवर पर सिचुएटेड है, ठीक है। और उसके बाद में जो स्टार्ट किया गया था इसका कंस्ट्रक्शन 1981 में किया गया था, उसको बोला जाता है ग्रेविटी डैम भी कहा जाता है। ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी डैम इस तरीके का उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंक्रीट या स्टोन से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्लियर। इसका इस तरीके के जो कैपेबल हो होल्डिंग द वाटर प्रेशर, देखिए जो भी डैम का वाटर होता है उसके प्रेशर को किस तरीके से होल्ड करे, तो इस तरीके से ग्रेविटी डैम बनाया जाता है। तो देखिए अभी इस तरीके से रह सकता है कि अनअफेक्टेड रहता है, कि अर्थक्वेक वगैरह इससे सबसे जो अनअफेक्टेड रहे, तो इस तरीके से बनाया जाता है ग्रेविटी डैम। बाकी देख सकते हैं कौन कौन सा अभी फिलहाल में, तुंगभद्रा डैम हो गया, सरदार सरोवर डैम हो गया, भाखड़ा डैम, हीराकुंड डैम, ये सब क्या है, ग्रेविटी डैम है, क्लियर। अभी देखिए महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया जो ऑफर कर रहा है, जॉब प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट, किस बेस पर, सेट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। कौन कंडक्ट कराएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। हम देखिए पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिलहाल में क्या एक सेटअप किया गया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये कॉमन टेस्ट लेगा, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उसके लिए जितने भी, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, लगभग 3 तरीके का एग्जाम है, तो उसको एक तरह से कॉमन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, उसके बेस पे ये जॉब दी जाएगी, ठीक है, आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो इसको लागू करने का पहला स्टेट बन गया मध्य प्रदेश, क्लियर। मध्य प्रदेश की लोकेशन अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये लोकेशन है मध्य प्रदेश की है, क्लियर। अब इसके बारे में जाते हैं आगे, सेट है क्या, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सेट, अभी ये सेटअप किया गया फिलहाल में, ये दोनों को सेटअप किया गया। तो इसका मकसद क्या है, एक तरह से कॉमन टेस्ट कराना, एक ही एग्जाम कराना। अभी आपने देखा होगा जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, इन सब के अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो देखिए काफी ज्यादा बच्चों के ऊपर बर्डन रहता है, तो इस तरीके से सोल्व करने के लिए कि एक कॉमन एग्जाम रख दिया गया है, ठीक है। और वो क्या नाम है उसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट, क्लियर। इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराएगा, इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा एक एजेंसी बनाई गई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसे अभी आपने सुना होगा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी है। तो ये दोस्तों एक किसका, जैसे नेट का एग्जाम हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, तो एक ये इस तरीके से ये कंडक्ट कराती है एनटीए, ठीक है, नीट का एग्जाम कॉमन एग्जाम कराती है। तो इस तरीके से एक एजेंसी बना गई जो गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एग्जाम है, ठीक है, उसका एक ही कॉमन एग्जाम होगा। तो वो कौन कंडक्ट कराएगा, वो एनआरए कंडक्ट कराएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, क्लियर। तो एक तरह से कॉमन टेस्ट हो गया। और ध्यान रखिएगा जो टेस्ट कराएगा कॉमन टेस्ट, ये टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन कराएगा। अब मान लीजिए कि रेलवे की वैकेंसी निकली है, बैंक की निकली है, एसएससी की निकली है, देखिए कॉमन टेस्ट तो होगा, उसके बाद में जो फर्स्ट टायर का तो कॉमन सबका हो गया, उसके बाद में जो सेकंड टायर होगा वो पर्टिकुलर जिस एरिया में वैकेंसी निकली है वो कराएगा। जैसे रेलवे में निकली है तो रेलवे कराएगा, बैंक में निकली है तो बैंक, या एसएससी में निकली है तो एसएससी टायर 2 कराएगा। तो ध्यान रखिएगा जो कॉमन टेस्ट होगा वो टायर 1 के लिए होगा, क्लियर। इसके लिए क्या होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर बनाया जाएगा, क्लियर। और जो एनआरए रिक्रूट करेगा लगभग ग्रुप बी और ग्रुप सी की, क्लियर। रेलवे, बैंक और एसएससी के जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी में आती है वैकेंसी, तो इसको फिल करेगा, इसके ये, ठीक है, इसका टेस्ट कराएगा सीएटी। और देख सकते हैं लगभग इसके जो स्ट्रेंथ है लगभग मेट्रिकल लेवल, ठीक है, 10th लेवल के जितनी भी वैकेंसी निकलती है 10th लेवल से ग्रेजुएशन लेवल तक की, तो जितनी भी जॉब वैकेंसी निकलती है उसको ये कंडक्ट कराएगा। बाकी इसका क्या होगा, लगभग इसका देखिए अगर सेट क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये लगभग 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसका जो स्कोर, जो भी मान लो किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ये टेस्ट दिया है, तो लगभग जो टेस्ट होगा ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, इसका स्कोर, ठीक है, इसमें स्कोर प्रोवाइड कराएगा, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो जब भी वैकेंसी निकलेगी, ठीक है, इस स्कोर के तहत ये कर दिया जाएगा। बाकी 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और हर साल अब क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट ने अगर एक बार ये टेस्ट दे दिया तो ऐसा नहीं कि अगली बार नहीं देगा, ठीक है, ये 3 साल के अंदर कितनी, ठीक है, हर बार दे सकता है। इसके बाद में अपना जो भी स्टूडेंट है अपने ग्रेड को या स्कोर को इंप्रूव कर सकता है, क्लियर। तो इस तरीके से वैलिड कब तक रहेगा, 3 साल तक वैलिड रहेगा। बाकी स्टूडेंट क्या रहेगा, रीअपेयर हो सकता है, क्लियर, अपनी पोजीशन को या अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए, क्लियर। तो देख सकते हैं बाकी, ठीक है, फर्स्ट टायर का ये एग्जाम कराने वाला है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। अभी पिनाका रॉकेट क्या है, अभी टेस्ट फायर कर दिया पोखरान में, ठीक है। पिनाका रॉकेट क्या है, देखिए अभी फिलहाल में मैन्युफैक्चर किया गया प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा,
ठीक है। तो अभी इसको क्या कर दिया गया, इसको टेस्ट फायर कर दिया गया पोखरान में। देख लेते हैं इसके हाईलाइट जान लेते हैं क्या क्या है। देखिए ये एक कम से कम 6 पिनाका रॉकेट टेस्ट फायर कर दिए गए हैं। और जो ये रॉकेट है पिनाका, ये लगभग मैन्युफैक्चर किया जा रहा है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ठीक है। एक प्राइवेट अथॉरिटी है, प्राइवेट कंपनी है, तो इसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, क्लियर, किसके साथ में मिलकर, लगभग डीआरडीओ के साथ में मिलकर। तो ये डिफेंस में पहली ऐसी हिस्ट्री हो गई है कि लगभग प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक इस तरीके से इसको टेस्ट फायर कर रही है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया की डिफेंस की पहली हिस्ट्री में ऐसा हो गया कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस काम को कर रही है, क्लियर। तो इस तरीके से इसका मकसद क्या है कि बूस्ट करेगा मेक इन इंडिया, मतलब डिफेंस सेक्टर में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग अभी होने वाला है, काफी ज्यादा प्रोग्राम अभी फिलहाल में चलाए गए थे। इसका एक सप्ताह भी बनाया गया था, एक वीक भी बनाया गया था, क्लियर। तो इस तरीके से उसको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के अंदर प्रमोट करने वाला, बूस्ट करने वाला, ठीक है। और बाकी देख सकते हैं डीआरडीओ के बारे में अगर जानेंगे तो ये कब आया था, लगभग 1958 में ये फॉर्म्ड हुआ था डीआरडीओ, क्लियर। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, दिल्ली में। इसका मेन पर्पस क्या है कि मिलिट्री में किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, क्लियर, एक डिफेंस में। अभी देखिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, हरित पाथ, ठीक है। हरित पाथ क्या है, एक मोबाइल ऐप है जो एक तरीके से ओवरसी करेगा, देख मॉनिटर करेगा जो भी प्लांटेशन होगा नेशनल हाईवे, ठीक है। देखिए नेशनल हाईवे के देखिए साइडों में जो भी प्लांटेशन होगा उसको एक तरीके से मोबाइल ऐप क्या करेगा, ये ओवरसी करेगा, देखेगा, ठीक है। तो जहां हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के नितिन गडकरी जी के द्वारा ये लॉन्च कर देगा हरित पाथ, क्लियर। तो इसमें क्या करेगा, ये नेशनल हाईवे का किस तरीके से मॉनिटर करेगा, मॉनिटरिंग ऑपरेशन करेगा ये ऐप किसके थ्रू, जियो टैगिंग से, ठीक है, या वेब बेस्ड जीआईसी इनेबल्ड टूल्स के द्वारा ये इसको ऑपरेट करेगा। बाकी देख सकते हैं अभी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, किस कॉन्टेक्स्ट में, न्यू ग्रीन हाईवे पॉलिसी प्लांटेशन। तो इसमें डिस्कशन किया गया था कि जो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा डिस्कशन किया गया था किस तरीके से ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करनी है हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है, और जो भी रोड बनाने का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है किस तरीके से लगभग 25% किस तरीके से उसको रिड्यूस करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे मीटिंग में डिस्कशन किया गया था। बाकी ये जो ऐप डिजाइन किया गया मॉनिटर करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अबाउट द लोकेशन क्या है, ग्रोथ क्या क्या हो रही है इसके, क्या डिटेल ऑफ द स्पेसीज क्या है, मेंटेनेंस करेगा। तो इस तरीके से काफी ज्यादा मॉनिटर करेगा इसको, ठीक है, प्लांटेशन को ग्रीन, ठीक है, ग्रीन हाईवे में। बाकी देख सकते हैं अगर NHAI की बात की जाए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1988 में, क्लियर। इसका मकसद क्या है कि जो भी नेशनल हाईवे नेटवर्क को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उसको इम्प्रूव करना है, क्लियर। अभी देखिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा 6 नंबर की राउंड टेबल मीटिंग हुई है जिसका नाम है आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, मतलब NTT, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर 6 नंबर की है, ठीक है। तो इसका एक्रोनिम देखेंगे AINNTT का मतलब, क्लियर, आसियान, ठीक है, इससे हो गया आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, क्लियर। तो इसकी 6 नंबर की मीटिंग हुई है। बाकी किसके साथ में मिलकर, थाईलैंड मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर। अगर इसकी थीम देखी जाए तो थीम है आसियान इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन पोस्ट कोविड इरा, क्लियर, ये इसकी थीम है। अब देख लेते हैं इसके बारे में, जाते हैं आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक है क्या आखिर। देखिए ये कब बना था, ये लगभग 2009 में बना था, थाईलैंड में बना था। कब बना था, लगभग 7th समिट हुई थी आसियान और इंडिया की समिट, ठीक है। इंडिया आसियान की समिट जो हुई थी 7th नंबर की हुई थी 2009 में थाईलैंड में। तो उस टाइम पे इसको बनाया गया था, ठीक है। और बाकी जो फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी इसकी हुई थी 2012 में, क्लियर। अभी 6th राउंड में जो अभी फिलहाल में जो मीटिंग हुई है तो इंडिया ने कुछ कंसर्न्स उठाए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रोच किस तरीके से रहनी चाहिए पैंडेमिक आउटब्रेक के टाइम में, और क्या कॉन्फ्लिक्ट है USA और WHO के बीच में, क्लियर। तो और क्या है फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल इशू पोस्ट पैंडेमिक कंडीशन। तो इस तरह काफी ज्यादा इशू इंडिया के द्वारा उठाए गए हैं, और क्या इंडिया ने आज किया फॉर द कोऑपरेशन सॉल्यूशन। तो इस तरीके से सबको हैंडल करने के लिए क्या कोऑपरेटिव सॉल्यूशन है, तो ये इशू उठाए गए इंडिया के द्वारा। अभी देखिए लीडरशिप अवार्ड मिला 2020, कौन है, आनंद महिंद्रा। दूसरे पर्सन है शांतनु नारायण। देखिए ये आप ये पिक्चर देख सकते हैं, आपको आनंद
महिंद्रा और ये आपका शांतनु नरेन। तो इनको अभी क्या मिला गया, लीडरशिप अवार्ड मिला गया। क्लियर। देखिए आनंद महिंद्रा कौन है, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है ये। क्लियर। और ये कौन है, ये एडोब के चेयरमैन है। ठीक है, एडोब के चेयरमैन एंड सीईओ है। तो शांतनु नारायण, ठीक है, नारायण। तो इन दोनों को ये अवार्ड मिला गया, लीडरशिप अवार्ड 2020। ठीक है, बाय द टॉप यूएस बेस्ड इंडिया सेंट्रिक बिजनेस एडवाइजरी ग्रुप के द्वारा, ठीक है, दिया गया है। ठीक है, एक फोरम भी है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। तो इस फोरम के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। बाकी टाइटल क्या, सबमिट थीम क्या है इसकी, यूएस इंडिया वीक नेविगेशन एंड न्यू चैलेंज। तो ध्यान रखिएगा, इनका दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, आनंद महिंद्रा एंड शांतनु नारायण। इनको मिला गया लीडरशिप अवार्ड, क्लियर, बाय द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा इनको दिया गया है। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और दोस्तों नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये टेलीग्राम के लिंक दिए होंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है फ्री PDF पर मिल जाएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।